हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 11 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि लास्ट 2 डेज़ की वीडियोस नहीं आई। वो पापा की हेल्थ थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए मैं चाह के भी उन 2 वीडियोस को नहीं बना पाया। लेकिन अब सिचुएशन पहले से बेटर है। नाउ ही इज़ फीलिंग गुड। सो जैसे ही मुझे मौका मिला मैं आप लोगों के पास वापस आ गया अपनी वीडियोस के साथ, और अब ट्राई करूँगा कि वीडियोस रेगुलरली आए और बीच में कोई भी ऐसा गैप ना हो। और आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट के कारण ही ऐसा हो पाया है कि मैं इसको इस एडवर्स सिचुएशंस में भी ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर इट। ओके, एंड चलिए बिना समय बर्बाद करते हैं वीडियोस को आगे लेके चलते हैं। देखिए, हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। जो ईयरली प्लान है वो 499 रुपीज़ का है, जो भी 399 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है टिल 15 सितंबर। जो हमारा मंथली प्लान है वो 99 रुपीज़ का है, और NCERT प्लान 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं, अब ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के बारे में है। हमें ये बताना है जो गैस पाइपलाइन है वो किन 2 कंट्रियों के बीच में है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। रशिया एंड फ्रांस, रशिया एंड जर्मनी, जर्मनी एंड स्वीडन एंड पोलैंड। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो गैस पाइपलाइन है वो रशिया और जर्मनी के बीच में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, रशिया और जर्मनी के बीच में ना टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं रशियन ऑपोजिशन फिगर एलेक्सी नेवेल्नी को लेके, इसलिए ये न्यूज़ में था। देखिए, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है ना वो 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया और जर्मनी के बीच में है, जो कि गुजरेगी वाया बाल्टिक सी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन से पहले ना नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी किया गया है, जो कि सेम रशिया और जर्मनी से के बीच में है और बाल्टिक सी से होके गुजरता है। जब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी ना, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है फॉरेन फंडिंग को, किसकी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो एक्ट है इम्प्लीमेंट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल में ही ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सस्पेंड कर दिया है 6 NGOs के लाइसेंस को। किस एक्ट के अंतर्गत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए, जो एक्ट है ना वो रेगुलेट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, जो कि दिया जाता है किसको, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में, जैसे कि NGOs को, इंस्टीट्यूट्स को, जजेस को, जर्नलिस्ट को और पब्लिक सर्वेंट को। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट है ना वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिसिप्ट को रिफ्यूज़ भी कर सकती है या प्रोहिबिट भी कर सकती है। किन किन केसेस में, देखिए, प्रोहिबिट करेगी अगर उसको गवर्नमेंट को ये लगता है जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ना वो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है जो कि डेट्रीमेंटल है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और रिफ्यूज़ किस किस कंडीशन में करेगी, अगर उसको ये लगे गवर्नमेंट को कि ये जो डोनेशन मिल रहा है NGO का ना वो अफेक्ट करेगा पब्लिक इंटरेस्ट को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को, तो इन 2 केसेस में गवर्नमेंट ये एक्शन ले सकती है। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो एक्ट है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस एक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि
ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रोपाउंड किया गया था मेनका गांधी के द्वारा, मेनका गांधी केस के दौरान। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना वो मेंशन्ड है किसमें, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए आप सबको पता ही होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 इस केस के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो जो केशवानंद भारती जी थे जिन्होंने इस केस को फाइल किया था, जो पिटिशनर थे, मेन पिटिशनर, उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो ये न्यूज़ में आया है और इसीलिए केस भी न्यूज़ में था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेके। देखिए तो थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो दी थी ना वो इसी केस के थ्रू आई थी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के द्वारा, ना कि मेनका गांधी केस की वजह से। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना डॉक्ट्रिन का वो कहीं भी मेंशन नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ये एक तरह का जुडिशियल इन्वेंशन है, तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो डॉक्ट्रिन है ना इसका मेन एम यही है कि लोगों के और आइडियाज़ और फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन के सबके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस केस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो किरण हेल्पलाइन के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस हेल्पलाइन का एम क्या है, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, किस लिए, मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो हेल्पलाइन है वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखो ये जो हेल्पलाइन है ना वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये देखिए तो 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसका नाम है किरण। ये करेगी क्या, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ऐसे लोगों को जो फेस कर रहे हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को। तो इसीलिए इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है ना वो मनोदर्पण इनिशिएटिव है, जो प्रोवाइड करेगा साइको सोशल सपोर्ट किसको, स्टूडेंट्स को, और साथ में काउंसलिंग भी करेगा उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस हेल्पलाइन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस इतनी हैवी है। देखिए रात भर क्या होता है ना, जब आप सो ना पाओ सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ जाओ तो होता है क्या है ना कि आप एक ही पिच और टेम्पो पे साउंड करते हो, जो सुनने में थोड़ा रोबोटिक सा लगता है, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि रात भर ना सो, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सभी इस चीज़ को लेके मैनेज करें। बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं वो टेम्पररी हैं, 1-2 दिन की बातें हैं, सब कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए, जिससे कि मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती रहे और एक तरह सा माइंड में जो कॉन्साइंस है मेरा वो मेंटेन रहे कि हाँ नहीं मुझे इस चीज़ों को करना है। ठीक है, तो चलिए फर्दर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है वो एक तरह का कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जिसका काम ये है कि वो प्रोवाइड करेगी क्वालिटी मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, किसको, पुअर पीपल को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ब्यूरो ऑफ फार्मा है, PSU है इंडिया का, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है वो एक तरह का कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। इसका काम क्या होगा कि ये क्वालिटी मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे, किसको, मासेस को। मासेस का मतलब पूरे लोगों को, ना कि पुअर पीपल को सिर्फ। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए ये जो परियोजना है ना उसको इम्प्लीमेंट किया गया है ब्यूरो ऑफ फार्मा, जो कि PSU है कि इंडिया की, तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस परियोजना के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। ये परियोजना के अंतर्गत क्या क्या होगा और इसका कवरेज क्या होगा, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को एक बार नज़र डाल सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस परियोजना के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 6th क्वेश्चन है, हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप का। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रशिया जो है वो मेंबर नहीं है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है ना, उन्होंने बैक किया है क्वाड ग्रुप को, ये कहते हुए कि जो क्वाड ग्रुप है एक गुड मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, कहाँ पे, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन रीजन में। देखिए, जो स्टेटमेंट है वो राइल अप कर सकता है चाइना को, इसीलिए न्यूज़ में था। क्वाड ग्रुपिंग के बारे में बात करें तो ये कोऑर्डिनेटर जो सिक्योरिटी डायलॉग है ना, वो इंक्लूड करता है किसको किसको, जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को। तो रशिया इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए रशिया जो ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो क्वाड ग्रुप है ना, वो एक तरह का कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड करता है चारों कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, चारों के चारों जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनके लिए एक कॉमन लेविंग प्लेइंग ग्राउंड की तरह प्रोवाइड करता है ये जो क्वाड ग्रुप है। इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप है ना वो एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करेंगे और साथ में ही मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को भी बूस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो आइडिया आया था ना, पहले आइडिया ये लॉन्च सबसे पहले आया था जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के दिमाग में। उन्होंने 2007 में इस बात को रखी, लेकिन ये जो आइडिया था ना वो फेल हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से मूव आउट कर लिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्वाड ग्रुप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में है। हमें ये बताना है कि ये जो बेल्ट है वो किस किस प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में लाई करता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। वीनस और अर्थ के बीच में, अर्थ एंड मार्स के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, या जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में। तो बताइए किसके किसके बीच में लाई करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट लाई करता है। आइए जान लेते हैं इस बेल्ट के बारे में। देखिए, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना वो टॉरस शेप रीजन है। किस किस प्लैनेट के बीच में लाई करता है? देखिए, ये मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है। इसके बीच में ये जो दिख रही है ना आपको वॉयलेट कलर की डिस्क फॉर्म शेप में, टॉरस शेप को, इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। देखिए, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इर्रेगुलर शेप के होते हैं और इर्रेगुलर साइज़ के भी होते हैं। लेकिन इनका जो एस्टेरॉयड का जो साइज़ होता है ना वो प्लैनेट से छोटा है, इसीलिए इनको एस्टेरॉयड कहा जाता है, या माइनर प्लैनेट्स भी कभी कभी कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में है। हमें ये बताना है कि ये जो अप्रोच है वो किसके परव्यू के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल मैकेनिज्म के अंतर्गत, लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत, या आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। तो बताइए अप्रोच किसके अंतर्गत लॉन्च किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो सर्विस एरिया अप्रोच है ना, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1989 में। क्यों लॉन्च किया गया था? देखिए, इसलिए लॉन्च किया गया था कि जो कंट्री में, पूरे देश में जितने भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनका ऑर्डरली और प्लान डेवलपमेंट हो सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए, इसका डेवलपमेंट का काम जो है वो करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को। तो ये सर्विस एरिया अप्रोच के बारे में था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं क्या है। देखिए, इस अप्रोच के अंतर्गत ना जितने भी रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज है बैंक्स की, उनको क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक विलेजेस एलोकेट कर दिया जाएगा। ये विलेजेस कहाँ पे होंगे? जो कि जोग्राफिकली कंटीजियस एरिया है, मतलब जहाँ जो कि बहुत ही अनरीचेबल या अनटच्ड एरिया है, वहाँ पे जो बैंक और बैंक की ब्रांचेस होंगी उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बैंक की ब्रांचेस क्या करेगी? उस एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट को मॉनिटर करेगी और उस पर काम करेगी, और साथ में ना जो उस एरिया में रह रहे लोग हैं उनके क्रेडिट नीड्स को भी फुलफ़िल करेगी। ठीक है,
तो ये सारी जो जिम्मेदारी है इन ब्रांचेस की रहेगी। तो इस अप्रोच के अंतर्गत यही किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस अप्रोच के बारे में। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लीड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया है, तो लीड बैंक के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को जान लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लीड बैंक की तरफ। देखिए जो लीड बैंक स्कीम है ना, वो प्रोवाइड करती है इसका एम ही यही है कि एडिक्वेट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए रूरल एरिया में। कैसे किया जाएगा? सर्विस एरिया अप्रोच की मदद से किया जाएगा, जहाँ पे एक बैंक को एक एरिया जो है असाइन कर दिया जाएगा या एलोकेट कर दिया जाएगा, और उस ब्रांच की उस बैंक की ही जिम्मेदारी होगी कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्रेडिट फैसिलिटीज़ की नीड्स को फुलफ़िल किया जाए और उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाए। देखिए लीड बैंक स्कीम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत ना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अंडर बैंक्ड या अनबैंक्ड सेंटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इवैल्यूएट किया जाएगा। किसके बेसिस पे? फिजियोग्राफिक, एग्रोक्लाइमेटिक और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में के बेसिस पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगी। ये जो देखिए लीड बैंक स्कीम है ना, वो हेल्प करेगा रीजनल इम्बैलेंसेस को रिमूव करने में। कैसे? अप्रोप्रिएट क्रेडिट डिप्लॉयमेंट की फैसिलिटी से। साथ में ये जो स्कीम है ना, वो अनबैंक्ड एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को भी एक्सटेंड करेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो स्कीम है ना, वो एस्टीमेट लगाएगी क्रेडिट गैप्स का इकोनॉमिक्स के हर सेक्टर में। वेरियस सेक्टर्स में इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर्स है उसमें क्रेडिट गैप का एस्टिमेट लगाएगी और उसी हिसाब से प्लान प्रिपेयर करेगी। कैसा प्लान? क्रेडिट प्लान। ठीक है, तो जैसी नीड होगी उस हिसाब से क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर किया जाएगा। देखिए जो स्कीम है वो आइडेंटिफाई करेगी इकोनॉमिकली वायबल और टेक्निकली फीजिबल स्कीम्स को, और जो फर्दर स्ट्रक्चरल और प्रोसीजर चेंजेस होंगे ना बैंकिंग सेक्टर में, उनको भी इफेक्ट में लाएगी। देखिए जो स्कीम है ना, वो डेवलप करेगी कोऑपरेशन को किसके बीच में? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके पूरे डिस्ट्रिक्ट का। लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो स्कीम है ना, वो सर्व करेगी डिस्कशन को क्लियर करने में। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है तो उस डिस्कशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, जो कि डिस्कशन किसके ऊपर किए जा रहे होंगे? प्रॉब्लम्स ऑफ अराइजिंग आउट फाइनेंशियल प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऊपर। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन को जो कि रिलेटेड है किससे? फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है उन डिस्कशन को क्लियर आउट करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लीड बैंक स्कीम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के बारे में है। हमें ये बताना है ये किस किस चीज़ों के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। फाइंडिंग ऑयल फील्ड्स के लिए, मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ के लिए, डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोपैथी के लिए, या रिमूविंग डिफेक्ट्स फ्रॉम फॉरेन मटेरियल इन प्रोसेस गुड्स के लिए, प्रोसेस्ड फूड्स के लिए, सॉरी। तो बताइए किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के बारे में। देखिए जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है ना, वो बाकी इमेजिंग के ही तरह है। वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू। जैसे नॉर्मल स्पेक्ट्रल इमेजिंग में होता है, वैसे ही हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में भी होता है। इसका जो गोल है ना, वो क्या है? देखिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का गोल जो है ना, वो ये है कि ये हर एक स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जा सके इमेज की हर एक पिक्सल के लिए। ठीक है, इस इमेजिंग में ये किया जाएगा, जिसका पर्पस क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना, मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना और प्रोसेसेस को डिटेक्ट करना। देखिए जो ह्यूमन आई होती है ना, वो देखती है विजिबल लाइट को किन 3 बैंडों में? लॉन्ग वेवलेंथ में जो कि परसीव की जाती है रेड कलर से, मीडियम वेवलेंथ में जो कि परसीव की जाती है ग्रीन कलर से, और शॉर्ट वेवलेंथ को जो कि परसीव की जाती है ब्लू कलर से। देखिए जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग है ना, वो डिवाइड कर देती है स्पेक्ट्रम को मेनी मोर बैंड्स में। देखिए जैसे ह्यूमन आई से आप सिर्फ 3 बैंड्स को देख सकते हैं, तो जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है ना, वो उस बैंड के नंबर को बढ़ा देती है, बहुत सारे बैंड्स में उसको डिवाइड कर देती है। तो ये था इस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का कॉन्सेप्ट। आइए अब स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं।
देखिए जो हाइपर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है ना, वो हेल्प करता है जूलॉजिस्ट को नए ऑयल फील्ड को फाइंड आउट करने में। और जो सेकंड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि देखिए जो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग होते हैं ना, वो यूज़ किया जा सकता है क्रॉप्स की हेल्थ को मॉनिटर करने में और उसके डेवलपमेंट के लिए। देखिए क्या होता है ना कि जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग होता है ना, वो फाइनर कलर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, जो कि इंडिकेट करता है क्रॉप हेल्थ को। जो कि देखिए ये जो कि इस क्रॉप हेल्थ की मैपिंग और इस कलर का इंडिकेशन, ये दोनों जो है वो मैप किया जा सकता है सिर्फ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की मदद से। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो रिसर्चर है ना, वो वर्क कर रहे हैं एक टेस्ट के ऊपर, जिससे कि हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी का यूज़ किया जा सके रेटिनोपैथी में और मैकुलर एंडिमा में। आई डैमेज होने के पहले वो हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी के थ्रू इसका डायग्नोसिस हो सके रेटिनोपैथी और मैकुलर एंडिमा का। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये कहता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है ना, उसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग को कंबाइन किया जाएगा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो डिजिटल सॉर्टर की तरह काम करेगा, जो रिमूव करेगा और आइडेंटिफाई करेगा डिफेक्ट को, फॉरेन मटेरियल्स को, जो कि विजिबल नहीं होते हैं ट्रेडिशनल कैमरा और लेज़र सॉर्टर्स के थ्रू। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी हेल्प करेगा, इसका यूज़ होगा। तो इसलिए जो चारों के चारों स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, तो हमें ये बताना है कि जो मूवमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन रिच फूड को बच्चों और एडोलेसेंट में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये मदद करता है मूव करने में फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट को लोन की ज़्यादा देन फिक्स इंटरेस्ट रेट। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये रिड्यूस करता है एनिमल बेस्ड फूड को और इंक्रीज़ करता है प्लांट बेस्ड फूड को। जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए जो मूवमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रिलेटेड है एनिमल बेस्ड फूड को रिड्यूस करने में और प्लांट्स बेस्ड फूड्स को इंक्रीज़ करने में। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फ्लेक्सिटेरियन डाइट है ना, वो एक तरह का ईटिंग स्टाइल है जो कि एनकरेज करता है प्लांट्स बेस्ड फूड को और साथ में अलाउ करता है मीट और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो मॉडरेट क्वांटिटी में लिया जाता है। ना कि जो मोर डिपेंडेंसी होगी वो किसके ऊपर होगी, प्लांट बेस्ड फूड पे, और साथ में जो मीट बेस्ड फूड है ना वो मॉडरेट वे में लिया जाएगा। तो ये एक तरह की बहुत ही फ्लेक्सिबल डाइट है जो कि फुली वेजिटेरियन भी नहीं होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल वे में होती है। जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से इसको लिया जाता है, इसलिए इसको वीगन डाइट्स भी कहा जाता है। देखिए फ्लेक्सिटेरियन डाइट क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, जैसे मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स। फोकस करते हैं प्लांट प्रोटीन पे इंस्टेड ऑफ एनिमल प्रोटीन। देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट तो किया जाता है, लेकिन टाइमली बेस्ड मैनर में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, बहुत कम प्रोसेस्ड फूड्स को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो डाइट है वो बेस्ड है किस पे, नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड पे। इसमें क्या होता है, लिमिटेड एडेड शुगर और स्वीट्स को इनटेक किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्लेक्सिटेरियन डाइट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड एंड थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। आपकी विशेस की वजह से जो मेरे फादर की हेल्थ है वो अच्छे से रिकवर हो रही है अब। और if you found it knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to join us and access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.